नमस्कार साथियों। आज हम क्रिया का अगला रूप पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कि प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में हम करेंगे जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। केवल वाक्य पूर्ति हेतु ही जो क्रिया आए हम कह सकते हैं यह सामान्य क्रिया है। जब केवल वाक्य की पूर्ति हेतु ही जब क्रिया आती है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे राधा आई और महेश गया। अगली जो है हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के लिए होगा कि जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बन करके एक क्रिया का निर्माण करते हैं। एक बार इसको पुनः देखेंगे। जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बन करके एक क्रिया का निर्माण करती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर के एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं। मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर के एक पूर्ण क्रिया बनाते हैं, तब उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा चिल्ला उठा। अब इसमें उठना और चिल्लाना दोनों मिलकर के एक नई क्रिया बनाते हैं, एक पूर्ण क्रिया बनाते हैं। तो इसमें कौन सी हुई? संयुक्त क्रिया। उसके बाद देखेंगे मोहन अब स्कूल जाने लगा। दूसरे वाक्य में देखेंगे मोहन अब स्कूल जाने और लगा। इन दोनों को मिलने से एक ऐसी क्रिया हुई संयुक्त क्रिया। आगे है तीसरे उदाहरण से हम देखेंगे मुझे भूख लग गई। अब यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से दो क्रियाएं हैं, लग और गई। ये दोनों एक साथ जब आई हुई हैं तो हम इसको कहेंगे ये संयुक्त क्रिया है। इसके बाद में अगली देखेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से जो कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, जब कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक बार पुनः फिर इस चीज़ को देख लें कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है, किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराने के लिए उसको प्रेरित करता है, तो ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे एक बार इसको जो इम्पोर्टेंट तरीके से देखेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। इसमें अगला जो है एक बार फिर से इस बात को देख लें, सभी जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ध्यान ये रखने वाली बात है, ये कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की बातें जो है वो पूछ लेते हैं। जैसे इसको हम देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया को देखेंगे, अशोक मोहन से खाना मंगवाता है। अब देखो अशोक जो है यहाँ पर करता है, ये मोहन से जो है खाना मंगवाता है। तो काम किसी दूसरे मानी मोहन से, काम दूसरे से करवा रहा है मानी मोहन से। मॉनिटर अध्यापक से छात्र को पिटवाता है। अब यहाँ जो है अध्यापक से छात्र को पिटवाता है, तो हम यहाँ देख रहे काम कोई और किसी दूसरे से करवा रहा है। माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। माँ जो है यहाँ पर काम करवा रही है नौकरानी से। तो मतलब क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जब भी जो है हम काम स्वयं न करके हम किसी दूसरे से काम को करवाएं तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होती है? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे जिस वाक्य में दो क्रियाएं रहती हैं और दोनों क्रियाओं में पहले जो क्रिया आती है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से इस चीज़ को देखेंगे कि पूर्वकालीन क्रिया क्या होगी? जिस वाक्य में दो क्रियाएं हों पहली बात, और दोनों क्रियाओं में पहले जो क्रिया आती है वह पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। तथा पूर्वकालीन क्रिया के साथ कर या कर के प्रत्यय जुड़ा रहता है। कर के प्रत्यय जुड़ा रहता है। इसमें देखेंगे प्रत्यय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई भी मूल शब्द है, मूल शब्द के बाद इस साइड में बाद
जो भी शब्दांश लगता है वह प्रत्यय कहलाता है और मूल शब्द से पहले यहाँ पर अगर लगेगा तो वो उपसर्ग होगा। हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की। अब देखेंगे इसको पूर्वकालिक क्रिया, जैसे देखेंगे वह लड़कर आया है, तो बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या रहेगा, कर या करके, इस तरह के जो है प्रत्यय जुड़े रहेंगे उसके साथ। तो देखेंगे एक बार कि वह लड़कर आया है, तो आया है ये बाद में और ये लड़कर पहले हुआ है काम, तो लड़कर जो शब्द होगा ये कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे अशोक पढ़ कर सो गया, तो पढ़ कर सो गया, तो ये इसमें काम पहले ये हुआ, इसके साथ कर लगा हुआ है। फिर आगे कहेंगे वह नहाकर स्कूल चला गया, वह नहाकर स्कूल चला गया, तो नहा कर के स्कूल चला गया, तो करके जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे, गीता वहाँ से आकर खाना खाएगी, तो आकर जो है ये पहले यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। उसके बाद में हम देखेंगे आगे अगली जो क्रिया है वह नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया के लिए हम करेंगे, ये तो सब जानते ही हैं, पहले भी पढ़ चुके हम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जो क्रिया ना प्रत्यय जो है जोड़ करके बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ना प्रत्यय जब जुड़ेगा तो नाम धातु होगी, और किस में जुड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में। एक बार देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने संज्ञाएं अलग से ले ली हैं, जैसे रंग, लाज, हाथ, माने हम किसी भी चीज़ का जब नाम लेते हैं तो वह संज्ञा ही होती है। तो रंग से रंगना, लाज से लजाना, हाथ से हथियाना, जो है इस तरह का रहेगा, वो क्या रहेगा, नाम धातु जो है क्रिया रहेगी। ये संज्ञा से बनने वाली क्रियाएं होंगी। उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम से जैसे मैं से मिमियाना, अपना से अपनाना, ये नाम धातु क्रिया में कहते हैं सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो हम देखेंगे विशेषण से। तो विशेषण से क्या होगा, गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, चिकना से चिकनाना, ये जो है वह विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं हुई। तो ये जो थी आपने नाम धातु पढ़ा। उसके बाद में अगली जो क्रिया है वो हम पढ़ेंगे सजातीय क्रिया। ये कई व्याकरणों में इसको जो है व्याख्यायित नहीं कर रखा, पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों के सामने ये भी रखूं कि जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हुई हो वो सजातीय क्रिया के रूप में जानी जाती है। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है कोई प्रचलित हो, लेकिन ये क्या है, इसको सजातीय क्रिया भी कहा जाता है। जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई और लड़ी ये दोनों इसी प्रकार से हैं। क्रिया जैसे लड़ाई और ये कर्म भी आया, लड़ी क्रिया है ही, तो इस प्रकार से जहाँ पर आ जाता है वह सजातीय क्रिया भी होती है। और इसका कोई दूसरा अन्य व्याकरणों में कई नामों से प्रचलित है, तो कोई दूसरा नाम भी आप लोगों के सामने आ सकता है। उसके बाद में देखेंगे सहायक क्रिया। ये क्या होती है, तो जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता करती है, जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है और महेश ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह सहायक क्रियाएं होंगी। उसके बाद में अगली हम पढ़ेंगे तात्कालीन क्रिया। तात्कालीन क्रिया के लिए देखेंगे एक ही क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना या हो जाती, उसे तात्कालीन क्रिया कहते हैं। और प्रथम क्रिया के साथ ते प्रत्यय और जो है साथ ही भी लगा रहेगा, ये एक और विशेष पहचान यहाँ दिखाई देती है। तात्कालीन क्रिया में ते प्रत्यय और साथ में ही शब्द भी लगा आपको मिल सकता है। तो क्या दिया, अशोक आते ही मोहन रो पड़ा, तो यहाँ पर ते और ही दोनों जो है मिल जाते हैं। इसके बाद में आगे करते हैं मनोज जहर खाते ही मर गया, तो यहाँ पर ते और ही ये दोनों ही मिल जाते हैं। तात्कालीन क्रिया की एक अच्छी पहचान है ते और ही। उसके बाद में अंतिम में हम पढ़ेंगे समापिका क्रिया। तो समापिका क्रिया के लिए हम क्या करेंगे, सरल वाक्य में जो क्रिया
जो थी वो वाक्य को समाप्त करती है। एक बार फिर से इस बात को देखेंगे, सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है, जैसे हमने पढ़ा है पहले कि वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उनमें जो सरल वाक्य होता है, इस वाक्य की बात कर रहा है कि भाई सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है और प्रायः वाक्य के अंत में लगती है, ये पहले नहीं होती, बीच में नहीं होती, अंत में होती, उसे समापिका क्रिया कहते हैं या वह समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे हम कहें कि मैं पत्र लिखूंगा, तो जो है वाक्य लिखूंगा से समाप्त हो रहा है, तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम समापिका क्रिया कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा, और जो हम पढ़ रहे थे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो आशा करता हूँ यह वीडियो भी साथियों को पसंद आया होगा। और भूलवश अगर कोई शब्द या वाक्य गलती से कोई रह जाता है तो उस चीज़ को मैं कमेंट्स के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों का इसी प्रकार से साथ बना रहे। धन्यवाद।